वेलकम इन माय आरडी केमिस्ट्री चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीन सॉलिड क्या होते हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया गया था। आज हमने जो नया टॉपिक लिया है वो है स्पेस लैटिस, और जिसमें स्पेस का मतलब है 3D, थ्री डायमेंशनल, और लैटिस का मतलब है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक पॉइंट्स। तो क्रिस्टलीन सॉलिड की डिस्कशन काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अभी। क्रिस्टलीन सॉलिड के अंदर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्पेस में मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में उनको किस तरीके से वहां पे वो रखे गए हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो व्हाट डू यू मीन स्पेस लैटिस? इट मींस थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलीन सॉलिड, उसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। अब यहां पे अगर थोड़ा सा ऐसे डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पे वन पॉइंट, ये जो एक पॉइंट हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिर नेक्स्ट, ये इनको रखा गया, अरेंजमेंट में रखा गया, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में। देखो, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बोर्ड पे तो हम नहीं लिख सकते हैं, उसको सिर्फ हमने सीखना, अंडरस्टैंड करना, इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने जहाँ पे रखे हैं ना, इस पूरी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। अगर आप इसको एक आसान लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं कि स्पेस लैटिस क्या है, तो आप एक अपने घर की एग्जांपल ले सकते हैं। घर में बड़े सारे रूम्स रहते हैं, जैसे मेरे पास ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये नेक्स्ट रूम है, ये अदर रूम है, ये बड़े सारे रूम्स हैं। इन सारे रूम्स को मिला के एक बिल्डिंग बनती है, और उस बिल्डिंग को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, या फिर बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब उस बिल्डिंग में बड़े सारे रिपीटिंग यूनिट्स होंगे। रिपीटिंग यूनिट्स क्या? रिपीटिंग यूनिट जैसे ये देखो, ये रूम है, ये नेक्स्ट रूम हो गया, जो उसके अगले वाला रूम हो गया, नीचे वाला रूम, बड़े सारे रूम्स है। तो इन रूम्स की अगर हम बात करें तो ये रूम्स, एक रूम, फिर अगला रूम, फिर अगला रूम रिपीट हो रहा है, तो रूम को बोलेंगे यूनिट सेल। सो व्हाट इज यूनिट सेल? इट इज स्मॉलेस्ट पोर्शन, ये दिस इज कंप्लीट स्पेस लैटिस। ये पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी स्पेस लैटिस है। तो इस पूरी स्पेस लैटिस का, दिस इज स्पेस लैटिस, ये स्पेस लैटिस बनी हमारे पास। इस पूरी स्पेस लैटिस का ये छोटा सा पार्ट जो कि अपने आप को रिपीट करेगा रेगुलरली। सो व्हाट इज यूनिट सेल? द कंप्लीट स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस, which when repeated over and again in different directions will get complete space lattice। और अच्छी तरह से सीखना है तो मान लो एक आपके पास वॉल है, एक दीवार है। तो दीवार जो है, पूरी दीवार जो है वो किसकी बनी है? ब्रिक्स की बनी है। एक ब्रिक आ गई, फिर उसके आगे ब्रिक, फिर और ब्रिक, फिर नेक्स्ट ब्रिक, उसके ऊपर, उसके नीचे, पूरी ब्रिक्स की अरेंजमेंट से एक वॉल, एक दीवार बन जाती है। वो पूरी दीवार जो है, वो पूरी वॉल जो है वो स्पेस लैटिस है, और एक ब्रिक जो है वो यूनिट सेल है। क्यों? क्योंकि उस यूनिट सेल को रिपीट कर 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 आपने पूरी दीवार, पूरी स्पेस लैटिस बनाई है। और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक डेली लाइफ की एग्जांपल है और इमेजिनेटरी एग्जांपल है, जो आप सीख सकते हैं कि स्पेस लैटिस और यूनिट सेल क्या होते हैं। तो यूनिट सेल छोटी चीज है, स्पेस लैटिस बहुत बड़ी चीज है। यूनिट सेल को आप आपस में अरेंज करेंगे, एक जैसे सारे यूनिट सेल एक जैसे होते हैं, उनकी पूरी अरेंजमेंट से स्पेस लैटिस तैयार होती है। तो ये आपने देखा जहाँ पे। अब जहाँ पे देखिए, हर कांस्टेंट पार्टिकल आपको दिख रहा है, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर आप इन कांस्टेंट पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, तो मेरे पास एक शेप बन गई लाइक स्क्वायर।
अगर मैंने इन कांस्टेंट पार्टिकल को आपस में कनेक्ट किया, जैसे ऐसे मैंने कर दिया, तो मेरे पास शेप बन गई लाइक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप बन गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपने स्पेस में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है और उनको स्ट्रेट लाइन से भी कनेक्ट करना है। क्यों करना है? बिकॉज यू हैव बिकॉज बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आपको एक ज्योमेट्रिक शेप मिलेगी, एक पर्टिकुलर शेप मिलेगी, और उसी शेप को हम बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल मीन क्रिस्टल मीन हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, उसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। अब यहां पे थोड़ा आगे चले तो हमारे पास क्या है कि जितने भी सॉलिड हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं स्पेस में अपने आप को अरेंज करते हैं, और उस अरेंजमेंट के दौरान क्या है कि आपकी एक जो क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप्स बनती हैं। तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि 7 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स ऑफ द क्रिस्टल्स आर पॉसिबल। तो देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो शेप बिकॉज ऑफ द शेप जो बनेंगे। कौन कौन से वो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा ऐसे बोल देता हूं अभी, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, आर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, देन रोम्बोहेड्रल है, देन यू हैव हेक्सागोनल। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। ये कैसे बनेंगे? ये क्रिस्टल सिस्टम कैसे बनेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब अपने आप को स्पेस में अरेंज करेंगे और उन पार्टिकल को हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे और वो जो शेप बनेगी उसको हम क्रिस्टल सिस्टम का नाम दे रहे हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल, जिसमें सबसे स्टेबल क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। हम 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपको बताऊंगा, आप देखेंगे उनकी जो डिस्क्रिप्शंस है, उनके जो एजेस है, एंगल्स है, सारे बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल जो स्टेबल क्रिस्टल सिस्टम है वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। आपको मैंने अभी बताया कि हमारे पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं स्पेस में वो अरेंज करते हैं। जैसे देखो जो पॉइंट थे ये स्पेस में अरेंज कर रहे हैं, और मैंने पॉइंट्स को कनेक्ट किया और पॉइंट को कनेक्ट करने से एक शेप बन गई। ये जो शेप बन रही है 2 डायमेंशनल शेप हमने बनाई। जैसे जी आ गया हमारे पास स्क्वायर आ गया, जी हमारे पास मान लो ऐसे हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गया लाइक दिस। जैसे ये क्यूबिक शेप है, इसको थोड़ा सा हम अगर घुमाएंगे तो ये क्यूब बन जाएगी ऐसे। तो क्यूबिक आप जानते हैं कि क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बनता है हमारा। अब आप थोड़ा और अंडरस्टैंड करें तो थोड़ा डेफिनेशन को और क्लियर कर लें। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस लैटिस? स्पेस लैटिस मीन 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? x, y एंड z। मतलब अगर हम ऐसे कर ले, देखिए ये मेरे पास आ गया, ऐसे 3 एक्सिस हैं। दिस इज सपोज x एक्सिस, दिस इज सपोज y एक्सिस, और z एक्सिस आपकी साइड हो गया ऐसे, जो हम बोर्ड पे नहीं ड्रा कर सकते हैं, उसको हमने थोड़ा सा से टिल्ट करके दिखा देना ऐसे, z एक्सिस। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सिस। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल को अरेंज करेंगे और जो शेप बनेगी, पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो हम थोड़ा और इसको अंडरस्टैंड करें लाइक दिस। ऐसे शेप बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये शेप हमारे पास जहां पे किसकी बन गई? क्यूबिक शेप बन गई। और हर यहाँ पे जो कॉर्नर है ये कांस्टेंट पार्टिकल है। कांस्टेंट पार्टिकल ऐसे स्पेस में अरेंज थे, हमने उनको कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद जो शेप आई वो आई क्यूबिक। क्यूबिक को छोड़ के वो कोई और भी शेप ले सकता है। जैसे मैंने अभी 7 शेप्स के नाम बताए, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक, सॉरी। तो बड़े सारे शेप्स हैं, 7 शेप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल, और वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो ये देखिए हमारे पास ये यूनिट सेल बना, और इसमें यूनिट सेल में ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, और कांस्टेंट पार्टिकल को जब स्पेस में रखा गया, एक्स वाई जेड एक्सिस में रखा गया, तो ये एक शेप बनी, इसी को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख ले, शेप को देख ले, तो ये क्यूबिक की अरेंजमेंट है। जो एक बड़ी सी क्यूब है, इसमें भी छोटे छोटे क्यूब्स है। जैसे देखो ये छोटा सा यूनिट सेल, ये छोटा सा यूनिट सेल, ये 1 इसके आगे आ गया, इसके ऊपर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर। तो ये 8 क्यूबिक यूनिट सेल्स आर अवेलेबल इन दिस कंप्लीट डायग्राम।
अब ये डायग्राम हम बना भी सकते हैं, जी कैसे डायग्राम बनती है आप उसको भी बना सकते हैं, मैंने ये बनाई हुई है पहले से, आप देखिए कैसे बननी है। इसी क्यूबिक शेप से हम इस डायग्राम को बना लेंगे, कैसे बनती है देखिए ध्यान से। आपने क्या करना है, ऐसे एक डायग्राम बनाने के लिए आसान तरीके से डायग्राम अगर बनाना चाहते हो, देखिए ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, इसके ऊपर एक बॉक्स बना लीजिए लाइक दिस, पॉइंट को कनेक्ट कर लीजिए लाइक दिस, ठीक है। ये क्यूब बन गया ऐसे, जैसे मैंने पहले x, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस लाइक दिस, लाइक दिस। अब ये इसको और एक्सटेंड करेंगे कैसे, इस एज का हमने सेंटर पॉइंट लेना है और इस एज का भी सेंटर पॉइंट लेना है, इस एज का भी सेंटर पॉइंट लेना है, इस एज का भी सेंटर पॉइंट, और इनको आपने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना है, राइट। फिर आप इन तीनों एज का सेंटर पॉइंट ले लो, ये एज आ गया, इसका सेंटर पॉइंट ये आ गया, दिस एज सेंटर पॉइंट, दिस एज सेंटर पॉइंट। अब इसका भी सेंटर पॉइंट लेना है, इसके सामने ले सकते हो यहाँ पे, इसका सेंटर पॉइंट इसके नीचे आ जाएगा इस लाइन का, और इस एज का सेंटर पॉइंट ये आ गया, और तीनों को आपने एक लाइन से ऐसे कनेक्ट कर देना है, इसको इन तीनों को इधर कनेक्ट कर लो। अब ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, सेंटर वाले को सेंटर वाले से करना है, और लास्ट वाले को लास्ट से करना है, लाइक दिस। अब इन तीनों एजेस के सेंटर पॉइंट लाइक दिस, दिस एंड दिस, और इधर से भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं सेंटर पॉइंट को। अब लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट से कनेक्ट कर देना है, सेंटर वाले को सेंटर से, इसको इससे, तो ये मेरे पास एक शेप बन गई, और सेंटर में भी एक लाइन है। तो देखिए ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं, हर पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये शेप देखो बिल्कुल सेम है, इसके ये बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल यही शेप है, ये पहले बनाई थी, ये आपके सामने शेप बनी है। दिस क्या, इस शेप में क्या हो रहा है, इस शेप में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये देखो स्पेस में 3 डायमेंशन में इनकी अरेंजमेंट आई, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज स्पेस लैटिस। और यहां पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पेस लैटिस बोल रहे हैं, और इसके अंदर होगा यूनिट सेल। यूनिट सेल मैंने अभी बताया था, मैंने अभी वॉल वाली एग्जांपल भी दी थी, घर की एग्जांपल भी दी। यूनिट सेल मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस, ये वाला पोर्शन, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, इसको देखो आप, ये पोर्शन है, ये आप ये इट्स स्मॉल क्यूब, यहाँ से उठाओ इसको, यहाँ पे रखो, ये छोटी सी क्यूब है, ये देखो छोटी सी क्यूब है, ये देखिए ये वाली क्यूब है, छोटी सी क्यूबिक यूनिट सेल है। ये आगे चलो, और आगे चले अगर हम इसको किसी दूसरे पेन से लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये आ गया, ये देखिए ये नेक्स्ट अनदर यूनिट सेल है, अनदर क्यूबिक यूनिट सेल आ गया ये वाला, ये देखो यहाँ पे इतना सा, ये यहाँ से लेना है, फिर ये यहाँ तक कि सेकंड क्यूबिक यूनिट सेल आ गया। तो ये अगर इसके ऊपर चले थोड़ा सा, तो देखिए तो ये थर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, यहाँ से चल रहे हैं, इधर से ये आ गया ऐसे, और ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसके ऊपर चले 5, 6, फिर ऊपर 7 और 8। तो क्या हुआ, ये कंप्लीट स्पेस लैटिस हुआ। और जो छोटा सा जो कंपोनेंट है इसे बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या हुआ, द स्मॉलेस्ट पोर्शन। अगर इसको आप रिपीट करें इन ऑल द डायरेक्शंस, मतलब इसके आगे, इसके ऊपर और ऊपर, ऐसे हर डायरेक्शन में अगर इसको रिपीट करेंगे तो पूरा का पूरा स्पेस लैटिस आपके पास बन जाएगा। तो ये डिस्कशन थी हमारी स्पेस लैटिस की और यूनिट सेल की। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेस लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्पेस लैटिस में वन पॉइंट, जो हमने पॉइंट लिखा है ना, पॉइंट रिप्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को
रिप्रेजेंट करता है, और वो एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। सेकंड है, इस कांस्टेंट पार्टिकल को हम लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हैं, या क्रिस्टल साइट या लैटिस साइट भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल कैन आल्सो बी टेकन एज लैटिस साइट और क्रिस्टल साइट भी आप इसे बोल सकते हैं। और इन कांस्टेंट पार्टिकल को आपने, ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर टू बी ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इनको आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। किस लिए करना है? जस्ट टू हैव a definite geometric shape, definite geometric shape, और उसी पूरी शेप को, जैसे ये देखो, ये कांस्टेंट पार्टिकल आपने इनको किससे कनेक्ट किया? स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, और एक पूरी शेप बनी, और उस पूरी शेप को जो 3D में बनी, उसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस, और इसके छोटे से पोर्शन को बोलते हैं यूनिट सेल। So these are the characteristics or main points related to the space lattice. Now let us take यूनिट सेल एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि यूनिट सेल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी यूनिट सेल की? अभी बताया मैंने, यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं आप लोग। एक बिल्डिंग में बड़े सारे रूम्स हैं, एक रूम को एक यूनिट सेल का नाम दिया गया है। दीवार की बात करें तो दीवार में बड़ी सारी ब्रिक्स हैं, उनको रिपीट करेंगे तो पूरी दीवार बनेगी। दीवार आगे क्रिस्टल लैटिस, और एक उसमें जो ब्रिक है वो यूनिट सेल है। तो अब मैंने ये भी कहा कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, जिसमें सबसे स्टेबल है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और लीस्ट मोस्ट स्टेबल क्यूबिक आ गया, और लीस्ट स्टेबल है ट्राइक्लिनिक। आपको पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट सेल। कोई भी यूनिट सेल, ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर, उसमें 6 पैरामीटर्स होंगे, 6 पैरामीटर्स। और यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से 6 पैरामीटर्स हैं वो? फर्स्ट, 3 एजेस, 3 एजेस कौन से होते हैं? मतलब एजेस, और वो जो 3 एजेस होंगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम थोड़ा यहाँ पे देखें तो ये देखो 3 एजेस, जैसे जो एक एज आ गया, दिस इज अल्फा, बीटा, गामा, 3 एजेस। जब ए बी सी, एजेस को हम डिनोट करेंगे ए से, बी और सी, दिस इज थर्ड एज। 3 एजेस, ए, बी एंड सी। और जो तीनों एजेस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। और सेकंड है 3 एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये आ गया, एक इधर आ गया अपोजिट अल्फा एंगल, इसका अपोजिट आ गया बीटा, और इसका अपोजिट आ गया गामा। ये क्यूबिक यूनिट सेल था, इसमें 3 एजेस थे। ए, अब ये देखो, ये एज ए है, अगर दिस इज एज ए, इसके पैरेलल जितने भी एजेस हैं, ये भी ए है, दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए। दिस एज इज बी, इसके पैरेलल बी, दिस इज बी, दिस इज बी। इफ आई टेक दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी। तो किसी भी यूनिट सेल में 3 तरह के एजेस हैं और 3 तरह के एंगल हैं, कुल मिला के 6 पैरामीटर्स हो गए। देयर आर 6 पैरामीटर्स इन अ यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल की। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या हुआ? तीनों एजेस, दैट इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तीनों एज की जो लेंथ है, नो डाउट यहाँ पे हमने लेंथ बराबर नहीं दिखाई है, लेकिन आपने इमेजिन करना है कि क्यूबिक यूनिट सेल में, जो कि सबसे मोस्ट स्टेबल यूनिट सेल है, उसमें तीनों जो एजेस है उनकी जो लेंथ है वो एक जैसी है, और तीनों एंगल भी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर किसी यूनिट सेल में ये पैरामीटर्स अवेलेबल है, तो उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। और अगर ऐसा आ जाए, ए इज नॉट इक्वल टू बी is not equal to C and alpha is not equal to beta, not equal to gamma, not equal to 90 degree, इसे बोलेंगे ट्राई
ट्राइक्लिनिक, which is least stable crystal system। तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम थे, दो तो मैंने आपको बता दिए, जो 5 बचे हैं उनको भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और दूसरे हैं नॉन प्रिमिटिव। बिफोर वी टेक द 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, हम थोड़ा क्यूब को पहले उसके ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स में अवेलेबल हैं। तो क्यूब को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अज्यूम करें कि आप लोग एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं और उस रूम में कितने कॉर्नर हैं, कितने फेसेस हैं, कितने उसमें सेंटर हैं, वो सारे स्टडी करने हैं। उसको सीखने के लिए मेरे पास ये एक छोटा सा एक बॉक्स भी है, इसकी हेल्प से भी सीख सकते हैं आप लोग। नो डाउट ये क्यूब तो नहीं है क्योंकि इसके सारे एजेस एक जैसे नहीं है, ये लंबा एज है, ये थोड़ा छोटा है, इसे आप क्यूबाइड का नाम दे सकते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए चलो मान लेते हैं कि ये एक क्यूब है। आप एक रूम को अज्यूम करके चले, तो एक रूम में या एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं वो देखने जा रहे हैं। जैसे जहां पे ये क्यूब में लिखे तो कितने कॉर्नर्स हैं, कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको भी देख लो 1 2 3 4 देन 5 6 7 और 8। तो देयर आर 8 कॉर्नर्स इन ए क्यूब और इन अ यूनिट सेल, 8 कॉर्नर्स। फेसेस देखने तो रूम में बैठे हुए हैं, 4 तो वॉल्स हैं, जैसे अपोजिट वॉल्स 2 तो और एक छत होगा और नीचे फ्लोर होगा। तो देयर आर 6 फेसेस। इसके भी देख लो 6 फेसेस कैसे हैं, जैसे ये फेस टॉप वाला, इसके अपोजिट 2 फेसेस, ये वाला फेस और इसका ये वाला अपोजिट 4 फेसेस, और ये सामने वाला फेस और इसके अपोजिट 6। देयर आर 6 फेसेस इन ए क्यूब और इन ए रूम, 6 फेसेस। अब 2 एजेस को अगर हम ऐसे ड्रा करें तो एक फेस बनता है। तो अगर 6 फेस हैं तो 12 एजेस विल बी देयर। फिर भी आप यहां से भी देख लो 12 एजेस कौन से, देखिए 1 और ये 2, एक लाइन जो एज है, 1 2 3 और ये 4 ही इधर अपोजिट हो जाएंगी। मतलब 1 2 3 और 4 और 4 8 हो गए, देन 9 10 11 और 12। तो देयर आर 12 एजेस। बॉडी सेंटर की बात करें तो रूम का जो सेंटर है, सेंटर मतलब जैसे आपके पास इसका जो सेंटर है वो अंदर है, इसके अंदर सेंटर पॉइंट एक ही होता है, तो बॉडी सेंटर विल बी 1। बॉडी का सेंटर, जैसे इस बॉक्स को अगर मैं खोल लूं जहां से, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही रहेगा। इसी रूम में इसके सेंटर पॉइंट बीच में आएगा, मतलब हर फेस से, इस टॉप फेस से बॉटम फेस से, इन चारों फेस के सेंटर में आएगा, वो है बॉडी सेंटर पॉइंट। अब है बॉडी डायगोनल। तो कितने बॉडी डायगोनल है? 4 कैसे रहते हैं आप रूम को लेके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये टॉप कॉर्नर और ये नीचे वाला बॉटम कॉर्नर, एक आप थ्रेड से बांध दो, ये एक डायगोनल बन जाएगा। अब इसका बॉटम और इसका टॉप, तो 2 इधर से बने, इसका टॉप इसका बॉटम, फिर इसका बॉटम और इसका टॉप, तो 4 आपके पास बॉडी डायगोनल्स भी बनते हैं। एंड फेसेस मतलब अपोजिट फेसेस एट ए टाइम, तो वो 2 ही है। जैसे ये है, एक फेस ये आ गया, एक ये आ गया, 2 एंड फेसेस है। अगर इसको छोड़ दें पॉसिबिलिटी को, फिर ये वाला ले लो, दिस फेस और दिस फेस। तो मेरे पास एंड फेसेस हुए कितने? 2 एट ए टाइम, अपोजिट फेसेस एट ए टाइम। तो ये तो डिस्कशन हुई एक रूम की या एक क्यूबिक यूनिट सेल की, अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो लेट अस टेक प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को सीखने के लिए देखिए हमारे पास क्या डेफिनेशन रहेगी। ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ओनली, सिर्फ कॉर्नर पे होंगे।
कांस्टेंट पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते थे एक पॉइंट की हेल्प से, तो वो सिर्फ कॉर्नर पे रहेंगे। तो ये आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं, जैसे जी आ गया। आप एक क्यूब को लेके चल सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखिए, दिस इज दी प्रिमिटिव यूनिट सेल। कैसे? पॉइंट्स आर लोकेटेड at the corner of the cube. How many corners are there? 8 corners. तो 8 points आप ऐसे लिखेंगे, 8 corners हैं तो 8 point बनेंगे हमारे पास। So primitive unit cell क्या होगा? ऐसा जिसमें points या constant particles are located at the corners only। तो मैंने आपको 7 crystal system पढ़ाए थे, तो 7 के 7 crystal system जो है वो primitive को ही belong करते हैं। क्यों? क्योंकि points जो हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे तो हमेशा रहते हैं। इन एडिशन टू कॉर्नर वो कहाँ पे हो सकते हैं? फेस के सेंटर में, एज के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में हो सकते हैं। इसलिए आप दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। सेकंड बी टाइप पढ़ेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ये कौन से होंगे? देखो, नॉन प्रिमिटिव डेफिनेटली पहले प्रिमिटिव होगा, तो कोई भी नॉन प्रिमिटिव तो होना ही है, मतलब पॉइंट्स कॉर्नर पे तो होंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ किसी और पोजीशंस भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हम उसको कहेंगे। ऐसा यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होगा? ऐसा यूनिट सेल जिसमें पॉइंट्स और एट द कॉर्नर एज वेल एज at some other positions also। ठीक है, तो वो कौन सा होगा देखते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो लेट अस टेक दीज 3 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वन बाय वन। तो पहला कौन सा लेंगे हम लोग? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसा यूनिट सेल पहले तो प्रिमिटिव होगा, पॉइंट्स कहां पे होंगे? कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे तो रहेंगे। कॉर्नर के एडिशन में points, the constituent particles are present at the center of each face, center of each face। तो फेसेस कितने बताए मैंने? 6 बताए। तो चलिए हम वो भी लिख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा बनता है। तो ये देखिए, हम क्यूब बनाएंगे जल्दी से, स्पीडली क्यूब बना लेंगे लाइक दिस। तो अभी क्या बनाना है आपने? फेस सेंटर बनाना है, नॉन प्रिमिटिव बनाना है, तो लेकिन पहले प्रिमिटिव है। पॉइंट्स और एट द कॉर्नर, कॉर्नर के साथ साथ पॉइंट कहां पे रखने हैं? सेंटर ऑफ ईच फेस। ईच फेस मतलब 6 फेसेस। रूम को लेके मैंने बताया, ऐसे बॉक्स को लेके बताया। तो हमारे पास जैसे ये बॉक्स है, तो ये देखिए ध्यान से, ये फेस है। मान लीजिए ऐसा मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो ये मेरे पास फेस आ गया, इसके सेंटर में पार्टिकल होगा। अपोजिट फेस आ गया जी, इस रूम की 2 दीवारें अपोजिट वॉल्स आ गई जी, आ गई 2 अपोजिट वॉल्स और आ गई। ये जो नीचे वाला बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये वाला बॉक्स देखिए आप ध्यान से, ये वाला, ये आ गया मेरा सपोज करिए फ्लोर, फर्श आ गया जी, इसका सेंटर लेना है, ये आ गया। और ये ऊपर वाला जो बॉक्स हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, आप इसको रूफ या छत मान लो, तो ये आपका एक फेस ये आ गया। तो ये हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस। सो 1 2 3 4, एक नीचे वाला फेस और एक ये ऊपर वाला फेस। ये आ गया आपका फ्लोर, ये आ गया आपका रूफ। तो पॉइंट्स कहां पे हुए? कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में हुए, इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं सेकंड, दैट इज नॉन प्रिमिटिव के अंदर सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। वो कौन सा होगा? सेकंड इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसा यूनिट सेल पहले प्रिमिटिव होगा,
प्रिमिटिव के साथ साथ पार्टिकल कहाँ पे होंगे? बॉडी के सेंटर में, और बॉडी का एक ही सेंटर है तो एक ही पार्टिकल होगा, लाइक दिस। This is the shape of the cubic unit cell, like cubic. Points are at the corner, पहले primitive है, फिर points कहाँ पे आपके होंगे? एक point कहाँ पे होगा? बॉडी के सेंटर में। जैसे पूरी आपका रूम आएगा, रूम का जो सेंटर पॉइंट आएगा, रूम का सेंटर पॉइंट जो है वो हर फेस के सेंटर, हर फेस से वो सेंटर पॉइंट होगा, तो दैट इज बॉडी सेंटर। तो दिस इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओनली वन बॉडी सेंटर इज देयर, एक ही पार्टिकल लिखा, 6 फेसेस थे तो 6 पार्टिकल वहां पे लिखे थे आपने। तो दिस इज द सेकंड बॉडी सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। द थर्ड टाइप आई विल टेक हियर, दैट इज third type, it is end centered unit cell। end centered unit cell ये कौन सा होता है? मैंने अभी बताया कि एंड फेसेस, अपोजिट फेसेस 2 हैं, तो फिर पॉइंट कहाँ कहाँ पे होंगे? कॉर्नर पे और अपोजिट सेंटर ऑफ द अपोजिट फेसेस। मतलब ऐसे, पहले तो प्रिमिटिव होगा ना, पहले पॉइंट कहाँ पे होंगे? कॉर्नर पे, फिर सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, लाइक दिस। देखिए पॉइंट्स कॉर्नर पे मैंने लिख दिए, और कहाँ पे होने पॉइंट्स? अपोजिट फेसेस। जैसे ये फेस आएगा ऊपर वाला और जाएगा नीचे वाला, तो इसमें पार्टिकल्स होंगे ऐसे। दिस इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आप इसको दूसरी पॉसिबिलिटी में भी लिख सकते हैं, अगर मान लो ऐसे नहीं लिखना है तो अपोजिट फेसेस आपके जे भी हो सकते हैं, जे भी ले सकते हैं, या फिर नीचे वाला फेस ले लो और एक ऊपर वाला, जे पॉइंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, वो भी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर देयर? 3 टाइप्स। कौन कौन से? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। Beside these 3 non-primitive unit cells, एक हमारे पास रहता है edge-centered unit cell, edge-centered unit cell। वो कौन सा होगा? पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होंगे? मैंने पहले बताया, कोई भी यूनिट सेल होगा, चाहे वो प्रिमिटिव है, चाहे वो नॉन प्रिमिटिव है, चाहे वो edge-centered है, पहले पॉइंट्स कॉर्नर्स पे तो रहेंगे। तो constituent particles are present at the corners as well as center of each edge, हर एज के सेंटर में एक एक पार्टिकल भी होगा। There are 12 edges। देखो ये एज है, तो ये हमारे पास अगर इसी को ले लें तो ये पॉइंट्स कहाँ पे है? कॉर्नर पे। और अगर हर एज के सेंटर में भी एक पार्टिकल छोड़ दें ऐसे, तो वो हमारा बन जाएगा कौन सा? ये देखो एज। देयर आर 12 एजेस, तो हमें 12 पार्टिकल ऐसे रखने हैं। इस तरह के यूनिट सेल को आप क्या बोलेंगे? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। लेकिन वो नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमने उसको नहीं रखा है। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं कौन सा? हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक बेस्ड क्रिस्टल सिस्टम। इस क्वेश्चन को सीखने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। टिल देन